Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So, जैसा कि अपनी सीरीज चल रही है महात्मा गांधी एन इंडियन लीडर हिज लाइफ एंड हिज इन्फ्लुएंसेस, तो अभी हम गांधी जी की यूथ के बारे में बात कर रहे हैं और अपनी जो सीरीज चल रही है ऑफ ईयर्स इन साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी का स्टेइंग ईयर्स थे, उस ड्यूरेशन में उनमें क्या क्या इवोल्यूशंस आए, प्लस उनका इमर्जेंस के बारे में अभी पढ़ रहे हैं अपन एज अ पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविस्ट, राइट। सो आज जानते हैं एग्जैक्टली साउथ अफ्रीका में उनके साथ और क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, उनके साथ और क्या क्या चीज़ें हुई जिससे वो एज एन इंडियन लीडर बाद में उभर के आए, right. So while in Pretoria, Gandhi studied the conditions in which his fellow South Asians in South Africa lived and tried to educate them on their rights and duties. अब उस ड्यूरेशन में जब वो प्रिटोरिया में रुके हुए हैं गांधी जी, उस ड्यूरेशन में वो वहाँ पे स्टडी करते हैं, वो वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं जो भी कंडीशन है ऑफ साउथ एशियंस इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। जो भी उनके कंपेनियंस हैं, उनकी जो भी कंडीशन है साउथ अफ्रीका में, वो उसके बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्लस उन्हें एजुकेट करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें अपने राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों के बारे में पूरी जानकारी हो। ड्यूटीज़ प्लस राइट्स, गांधी जी की पहली जो प्रायोरिटी थी वो थी आप अपनी ड्यूटी प्रॉपर करो, तुम्हें तुम्हारा राइट प्रॉपर अपने आप मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए क्या क्या रेगुलेशंस थे, वो सारी चीज़ें गांधी जी उनको पढ़ाते हैं। बट ही हैड नो इंटेंशन ऑफ स्टेइंग ऑन इन साउथ अफ्रीका, लेकिन जो 1 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट था उससे ज़्यादा गांधी जी वहाँ नहीं रुकना चाहते थे, बस वो ही उनका एक कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन था जिसमें वो वहाँ रुक रहे थे। Indeed, in June 1894, as his year's contract drew to a close, he was back in Durban, ready to sail for India. अब जून 1894 में जैसे ही उनका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो ख़त्म हुआ, तो वो डरबन गए और वहाँ पे उनकी जो फेयरवेल पार्टी थी वो भी ऑर्गेनाइज़ की गई, और वहाँ से वो इंडिया के लिए रवाना होने के लिए रेडी हो गए। अब जो कि गांधी जी इंडिया के लिए रवाना होने वाले हैं, अब उनके साथ एग्जैक्टली क्या होता है कि उन्हें मजबूर होना पड़ता है टू स्टे मोर इन साउथ अफ्रीका। At a farewell party given in his honor, he happened to glance through the Natal Mercury and learned that the Natal Legislative Assembly was considering a bill to deprive Indians of the right to वोट। अब जैसे ही वो उनकी फेयरवेल पार्टी जब ऑर्गेनाइज़ की जाती है उनके ऑनर में, उनकी फेयरवेल में, तो उस टाइम पे उन्हें पता चलता है, उन्हें ये सुनने को मिलता है, उनको जानकारी होती है कि जो नेटल लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो एक बिल को पास कर रही है, और इस बिल के अकॉर्डिंगली जो भी इंडियंस हैं उनको डिप्राइव किया जाता है वहाँ के राइट टू वोट, मतलब इंडियंस को वोट देने का राइट ख़त्म कर दिया जाता है उस बिल के तहत। तो ये सारी जानकारी गांधी जी को मिलती है उस फेयरवेल पार्टी में, तो ये सुन के गांधी जी थोड़े एग्जैक्टली शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो रही है, ये कैसे इनजस्टिस है। राइट टू वोट डिप्राइव करने का मतलब हो गया उन्हें साउथ अफ्रीका का सिटीजन नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से ये इनजस्टिस जब इंडियंस के साथ हो रही थी तो गांधी जी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे। दिस इज़ द फर्स्ट नेल इन आवर कॉफिन, दिस इज़ द फर्स्ट नेल इन आवर कॉफिन, ये फ्रेज़ है। गांधी टोल्ड हिज होस्ट, और वो गांधी जी अपने होस्ट को ये चीज़ बोलते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है, इतना बुरा बर्ताव, इतना इनजस्टिस हमारे साथ। दे प्रोफेस देयर इनेबिलिटी टू अपोज द बिल, और जो भी होस्ट थे उस पार्टी में, जो भी उनको फेयरवेल दे रहे थे, उन्होंने इस चीज़ से बैक स्टेप ले लिया कि हम लोग अनेबल है टू डू एनीथिंग रिगार्डिंग दिस बिल, कि इस बिल के रिगार्डिंग हम कुछ नहीं कर सकते, हम इंडियंस के फेवर में कुछ नहीं कर सकते हैं। इंडीड देयर इग्नोरेंस ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द कॉलोनी, क्योंकि जो कॉलोनी की जो पॉलिटिक्स है, जो यूरोपियन की जो पॉलिटिक्स है, ब्रिटिशर्स की जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे,
साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में उन्हें बहुत कम नॉलेज था. दे बैग्ड हिम टू टेक अप द फाइट ऑन देयर बिहाफ. और वो सब लोग जो भी होस्ट थे जिनके साथ गांधी जी ने ये बात करी, तो वो उन गांधी जी को बोलते हैं कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़े तो शायद ज़्यादा बेटर होगा. तो इस तरीके से ये एक अब शायद पहला ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पे उनको ये लग रहा है कि साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रही थी. कलर डिफ्रेंशिएशंस या कलर जो डिस्क्रिमिनेशन था उनका सामना उन्हें करना पड़ रहा था अभी तक, बट अब उनकी सिटीजनशिप भी वहाँ से छीनी जा रही थी, तो ये और ज़्यादा इनजस्टिस हो रही थी. इससे ज़्यादा अफेक्ट हुए गांधी जी. Until the age of 18, गांधी had hardly ever read a newspaper. 18 साल से पहले गांधी जी ने कभी अपनी ज़िंदगी में न्यूज़पेपर भी उठा के नहीं देखा. मतलब पॉलिटिक्स, सोशली पॉलिटिकली वो इन्वॉल्व नहीं थे गांधी जी. पॉलिटिक्स वॉज नॉट हिज इंटरेस्ट अंटिल देन. 18 साल की उम्र तक, जब तक उन्होंने न्यूज़पेपर या फिर अपनी सराउंडिंग्स के सिचुएशंस या लोगों की कंडीशंस जब तक उनको नहीं पता थी, तब तक पॉलिटिकली वो इंटरेस्टेड नहीं थे. पॉलिटिक्स में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था. इंडीड ही वॉज ओवरकम बाई ए टेरिफाइंग stage fright whenever he stood up to read a speech at school, gathering or to defend a client in court. In fact, उन्हें एक पब्लिक हेजिटेशन भी था. पब्लिक स्पीकिंग से उन्हें बहुत डर लगता था. जब कभी उन्हें मौका मिलता था कि वो स्कूल टाइम में भी अगर उन्हें खड़े होकर कोई स्पीच देना है तो वो डरते थे टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल. और जब भी उन्हें कोई क्लाइंट को डिफेंड करना होता था कोर्ट में, तब भी वो बहुत ज़्यादा डरते थे. Nevertheless, in July 1894, when he was barely 25, he blossomed almost overnight into a proficient political campaigner. लेकिन जब वो हार्डली 25 ईयर्स के थे इन जुलाई 1894, तब वो एज अ पॉलिटिकल कैंपेनर एक्चुअली उभर के आए. उनका जो पब्लिक स्पीकिंग था, उनका जो पब्लिक के सामने जो स्पीच देने में जो डर लगता था उन्हें, वो भी ओवरकम हो चुका था. एंड प्लस उन्हें अब लोगों से कम्युनिकेट करने में कोई डर नहीं लगता था. तो धीरे धीरे वो अपनी लीडरशिप की तरफ मूव कर रहे थे यहाँ से. He drafted petitions to the Natal legislature and the British government and had them signed by hundreds of his compatriots. अब क्या था कि गांधी जी ने एक पेटिशन ड्राफ्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो नेटल की लेजिस्लेटिव असेंबली है या नेटल के जो लेजिस्लेचर्स थे उनको, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनको उन्होंने एक पेटिशन ड्राफ्ट करके दी. और उन पेटिशन्स पे बहुत सारे लोगों के, जो भी उनके कंपेनियंस थे जो इनजस्टिस से जूझ रहे थे, उन सब के उस ड्राफ्ट पे सिग्नेचर कराए. He could not prevent the passage of the bill but succeeded in drawing the attention of the public and the press in Natal, India and England to the Natal Indians' grievances. हालांकि वो उस बिल को अनसक्सेसफुल करने में वो सक्सेसफुल नहीं रहे थे. बिल तो पास हो गया था, लेकिन उन्होंने इंडिया, नेटल और इंग्लैंड, इन सारे लोग, यहाँ के जितने भी लोग थे, उनका अटेंशन गेन कर लिया था. ठीक है, तो इस तरीके से हर तरफ उन्होंने ये चीज़ फैला दी थी कि किस तरीके से इंडियंस के साथ इनजस्टिस हो रही है साउथ अफ्रीका में. उस पटिशन के बारे में भी लोगों को पता था. He was persuaded to settle down in Durban to practice law and to organize the Indian community. उनसे गांधी जी से रिक्वेस्ट करी गई कि वो साउथ अफ्रीका में ही सेटल हो जाए, वहीं पे अपनी लॉ की प्रैक्टिस करे, प्लस वहाँ पे एक इंडियन कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करें. तो इस तरीके के रिक्वेजिशंस गांधी जी के पास अब आने लगी थी जब वो इंडियंस को डिफेंड कर रहे थे वहाँ पे. In 1894, he founded the Natal Indian Congress. 1894 में गांधी जी ने नेटल इंडियन कांग्रेस को फाउंड किया. नेटल इंडियन कांग्रेस in 1894, of which he himself became the secretary. और इस कम्युनिटी के गांधी जी खुद ही सेक्रेटरी थे. नेटल इंडियन कांग्रेस के सेक्रेटरी कौन बने? गांधी जी खुद.
Through that common political organization, he infused a spirit of solidarity in the heterogeneous Indian community. जो भी वहाँ की इंडियन कम्युनिटी थी, इस कॉमन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उन्होंने एक स्पिरिट को इन्फ्यूज़ किया, सॉलिडेरिटी की स्पिरिट को इन्फ्यूज़ किया इनटू द पीपल ऑफ इंडिया। इंडियन कम्युनिटी के जो भी इंटीरियोजनस इंडियन कम्युनिटी के जो भी लोग थे, उनमें एक स्पिरिट इन्फ्यूज़ की, एक ताकत इन्फ्यूज़ की, ठीक है, इस कॉमन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। मतलब अब वहाँ के लोगों में कॉन्फिडेंस, वहाँ के जो इंडियंस थे उनको कॉन्फिडेंस आने लग गया था कि उनके भी हक में कोई लड़ रहा है। ही फ्लडेड द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर एंड द प्रेस विद क्लोजली रीजन्ड स्टेटमेंट्स ऑफ इंडियन ग्रीवेंसेस। और उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी दिए into the favor of Indians who live in South Africa. Finally, he exposed to the view of the outside world the skeleton in the imperial cupboard, the discrimination practiced against the Indian subjects of Queen Victoria in one of her own colonies in Africa. जो क्वीन विक्टोरिया की जो कॉलोनी थी, एक साउथ अफ्रीका में भी क्वीन विक्टोरिया के एम्पायर ने अपनी एक कॉलोनी बनाई थी, वहाँ पे किस तरीके के डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे थे विद द पीपल, इस बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में वो बैक टू बैक स्टेटमेंट्स दे रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर। तो लोगों पे कहीं ना कहीं उनकी छवि अब बनने लग गई थी। In 1896, Gandhi went to India to fetch his wife Kasturba और कस्तूरबाई and their two oldest children. 1896 में गांधी जी अब साउथ अफ्रीका से इंडिया आए और यहाँ पे आके उन्होंने अपनी वाइफ और दोनों बच्चों को साथ में ले गए साउथ अफ्रीका, एंड टू कैनवस सपोर्ट फॉर द इंडियंस ओवरसीज। और उन्होंने रिक्वेस्ट करी जो भी बड़े लीडर्स थे इंडिया में, इंडियन जो लीडर्स थे इंडिया में, उन सब से गांधी जी ने रिक्वेस्ट करी कि जो भी इंडियंस रह रहे हैं ओवरसीज, मतलब आउटसाइड ऑफ द इंडिया, जो भी लोग रह रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए। ही मेट प्रोमिनेंट लीडर्स एंड persuaded them to address public meetings in the country's principal cities. और जो भी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उनको वो मिले गांधी जी जब इंडिया आए, और उन सबसे गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया कि वो अपने लेवल पे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, कम्युनिटी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे, छोटे छोटे सिटीज़ में या बड़े बड़े सिटीज़ में छोटी मीटिंग्स करे, बड़ी मीटिंग्स करे, और लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर कराए जो भी डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे हैं इंडियंस के साथ या और लोगों के साथ, उसके अगेंस्ट में, ठीक है, डिफेंड में। ऑन लैंडिंग एट डरबन इन जनवरी 1897, जनवरी 1897 में गांधी जी अपनी वाइफ और दोनों बच्चों के साथ डरबन वापस आ चुके हैं। ही वॉज असॉल्टेड एंड नियरली लिंच्ड बाय अ वाइट मॉब। लेकिन जैसे ही वो डरबन में हार्बर किया, उन्होंने वहाँ पे लैंड किया, तभी उनको वाइट मॉब के थ्रू असॉल्ट मिला, ठीक है, उनको असॉल्ट किया गया। एंड जोसेफ चैम्बरलिन, द कॉलोनियल सेक्रेटरी इन द ब्रिटिश कैबिनेट, केबल्ड द गवर्नमेंट ऑफ नाटल टू ब्रिंग द गिल्टी मैन टू बुक, बट गांधी रिफ्यूज टू प्रोसिक्यूट हिज असेलेंट्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो जोसेफ चैम्बरलिन है, जो कि कॉलोनियल सेक्रेटरी है ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, वो केबल करता है टू द गवर्नमेंट ऑफ नाटल टू ब्रिंग द गिल्टी मैन टू बुक, बट यहाँ पे गांधी जी क्लियरली मना कर देते हैं टू प्रोसिक्यूट हिज असेलेंट्स। मतलब जिन लोगों ने उनको असॉल्ट किया, जिन लोगों ने उनको मारा, उनको प्रोसिक्यूट करने से क्लियरली मना कर देते हैं। जब जोसेफ चैम्बरलिन, द कॉलोनियल सेक्रेटरी इन द ब्रिटिश कैबिनेट, उन सारे गिल्टी लोगों को एग्जैक्टली पनिशमेंट देने के लिए बुलाते हैं, तब गांधी जी उनको बचा लेते हैं उन लोगों को। It was, he said, a principle with him not to seek redress of a personal wrong in a court of law. ठीक है, यहाँ पे गांधी जी ने क्लियरली ये चीज़ मना करती थी कि पर्सनल जो भी चीज़ें होती हैं, पर्सनल रॉन्ग डूइंग्स जो भी होती हैं, वो कोर्ट ऑफ लॉ तक नहीं जानी चाहिए।
तो इस तरीके से गांधी जी की ये जो जर्नी है साउथ अफ्रीका में वो कंटिन्यू है। आगे अपन और जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे अबाउट गांधी जी सफरिंग्स एंड अबाउट हिज इमर्जेंस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। कैसे वो इंडियन लीडर बने, कैसे वो स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर बन के हमारे सामने आज प्रेजेंटेड है एज अ बेस्ट कैरेक्टर। तो ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में किस तरीके से आई, तो उन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर ईच वीडियो।